जाने कितनी फिल्में आंखों पर बनी और न जाने कितने ही गीत लिखे गए। आपको याद होगा वो सुपर डुपर हिट गाना, ये शरबती आंखें ये रेशमी जुल्फें। आंखें भले ही गुलाबी ना हो, लेकिन गुलाबी होने का एहसास तो जरूर कराती हैं। बहरहाल हम आपको इन आंखों की बढ़ती हुई समस्या पर बात करने ले जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपको भावहीन बना सकती है। नेत्र विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर जीवन एस तितियाल का कहना है कि ईश्वर की इस अनमोल देन की सही देखभाल बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये कभी भी आपको भारी पड़ सकता है। भगवान ने आँख ऐसी चीज़ बनाई है जिसमें सेल्फ एक्शन की मैकेनिज्म है। आँखों में टीयर फिल्म है जो टीयरिंग से चीज़ें अंदर से साफ कर देती है। आँखों के पलकें हैं जिसमें पलकों के बालें हैं, वो चीज़ों को अंदर नहीं आने देती है। भाग दौड़ की मौजूदा जिंदगी में सिर्फ बड़े ही नहीं, छोटे बच्चे भी आंखों की गंभीर बीमारी काला मोतिया जैसी कई समस्याओं से पीड़ित हो रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा तो जरा इन मासूमों को गौर से देखिए। एम्स में भर्ती इन मासूम बच्चों में ज्यादातर आंखों की गंभीर बीमारी काला मोतिया से पीड़ित हैं। तो इतने छोटे बच्चे को भी मोतियाबिंद होता है? इतने छोटे बच्चे को होता है तो उसको जैसे ही पता चलता है हमें तुरंत ऑपरेट करना होता है। तो इसका मतलब सारे बच्चे अभी जो है यहाँ पे सब मोतियाबिंद की शिकायत से भर्ती हो रहे हैं। तो इसका पता कैसे चलता है डॉक्टर? पेरेंट्स को पता चलता है, उनको सफेदी दिखती है, ठीक है, आँख में, या फिर अगर बच्चा जो है वो आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है, आप कोई चीज़ खेलने को देते हैं वो दूर तक उसको देख नहीं पाता है, पता चलता है। इस गंभीर मसले पर नेत्र विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर जीवन एस तितियाल का कहना है कि मनुष्य के शरीर में आंखें ही वो अंग हैं जिसका सबसे अधिक इस्तेमाल होता है और यह शरीर की समस्त ज्ञानेंद्रियों में सबसे प्रमुख है। मौजूदा समय में गंदगी, धूल और धुआं यानी प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि आंखें स्वस्थ और सुंदर सदा के लिए नहीं रह पाती। अगर आप अपनी आंखें स्वस्थ और सुंदर रखना चाहते हैं तो एम्स के मशहूर नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर जीवन एस तितियाल के साथ हमारा ये पूरा इंटरव्यू इस झलकी के बाद जरूर देखें। कहते हैं नजर बोलती है। जी हाँ, नजर बोलती है। मतलब आंखें सिर्फ देखती ही नहीं, बोलती भी हैं। और ये कोई कहावत या किताबी बातें नहीं है, बहुत बड़ी सच्चाई भी है। तभी तो इसे दिल का रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है। लेकिन क्या कभी आपने अपनी सुंदर आंखों के स्वास्थ्य के बारे में सोचा है? यदि नहीं तो अब सोच लीजिए और गौर से सुनिए पद्मश्री डॉक्टर जीवन एस तितियाल का ये इंटरव्यू। नमस्कार डॉक्टर साहब, बाल गुरु प्लस में आपका स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या वजह है कि आजकल दिन ब दिन चश्मा पहनने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है? इसके बड़े सारे कारण हैं। आप देखेंगे आजकल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ती जा रही है। स्कूल्स में बच्चों को स्ट्रेस है किताबें पढ़ने की भी, और आजकल देख रहे हैं कि बड़े सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं। टीवी है, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स है, इंटरनेट में जो आपको लैपटॉप्स में, कंप्यूटर में काम करना पड़ता है, उससे भी जो है थोड़ा सा आंखों में स्ट्रेस पड़ता है। बच्चों में हमने देखा है कि उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई है। पहले देखेंगे बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ करते थे, तो जितना बच्चे अंदर रहते हैं उतना ही जो है उनको आंखों में स्ट्रेस पड़ता है। इसके कारण से भी बहुत जल्दी चश्मा बच्चों को लगाना पड़ जाता है। और अवेयरनेस भी बढ़ गई है आम जनता में। उनकी रिक्वायरमेंट जो नज़रों की जो होनी चाहिए, जैसे दिखना चाहिए, उसके लिए भी चश्मे की जांच लोग करा लेते हैं और चश्मा पहनना शुरू कर देते हैं। आमतौर में हम देखते हैं कि जो लोग एक बार चश्मा लगाना शुरू कर देते हैं फिर दोबारा उसको निकालना मुश्किल हो जाता है कि उसकी रिक्वायरमेंट ज़रूरी हो जाती है। आँख ऐसा सिस्टम है, एक कैमरे की तरह आँख काम करता है, तो उसको परफेक्शन लाने के लिए कभी कभी बाहर से भी लेंसेज चश्मे के रूप में लगाना पड़ सकता है या कॉन्टैक्ट लेंस के रूप में लगाना पड़ सकता है।
तो देखेंगे कि जो आजकल जो यंग जनरेशन है, जो बच्चों की जो जनरेशन है, उसमें जो है मायोपिया, जो दूर की दृष्टि जिसमें कम हो जाती है, वो उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 15-20 सालों में हमने देखा है कि इसकी जो संख्या हर साल जो है बच्चों में बढ़ती जा रही है। और ये बेसिकली जैसे मैंने कहा कि आउटडोर एक्टिविटी कम होना, बच्चों का इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा काम करना और पढ़ाई का भी थोड़ा ज़्यादा बोझ होना, ये सब साथ में एक कारण है। अभी हमने देखा है कि बड़े सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ पर एक जोर दिया जाता है कि बच्चों की एक फिक्स आउटडोर एक्टिविटी स्कूल में की जाए, जिससे कि बच्चों की खेलने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और आउटडोर एक्टिविटी होंगे तो ये चश्मे का नंबर जो है एकदम से चढ़ेगा नहीं। डॉक्टर साहब, आजकल ये देखा जा रहा है कि हर छोटे बच्चों की आंखों पर चश्मा चढ़ता ही जा रहा है, इसकी क्या वजह है? इसके 2-3 कारण हैं। एक तो जेनेटिकली बहुत से बच्चे प्रीडिस्पोज हो जाते हैं, जैसे कि माँ बाप को पहले से चश्मा लगा हो तो बच्चों में चश्मा लगाने की रिक्वायरमेंट जो है बढ़ जाती है, स्पेशली यदि माँ बाप को मायोपिया शुरू से रहा हो। आजकल हम देखते हैं कि लोग शादी से पहले चश्मे उतारने वाला ऑपरेशन करा लेते हैं, लेजर ऑपरेशन करा लेते हैं, तो उसमें पता नहीं चलता है कि मदर को या फादर को यह बीमारी थी कि नहीं। तो ऐसे में यदि दोनों माँ बाप को मायोपिया रहा हो तो बच्चे में मायोपिया होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा जो है, कभी कभी बच्चे में कुपोषण हो जाए तो उससे भी जो है कमजोरी हो जाती है, तो आँख में भी कमजोरी साथ में हो जाती है। तीसरा, जैसे मैंने कहा कि जो एक्टिविटीज़ हैं, आप देखेंगे आजकल का बच्चा जब छोटा सा बच्चा होता है तो मोबाइल से खेलना शुरू कर देता है, तो ये सब चीज़ें जो है आँखों में, जितना पास का काम बच्चे जल्दी करेंगे उतना जो है मायोपिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप ये हमें बताइए कि जिन लोगों की आंखों पर चश्मा चढ़ चुका है, क्या उन्हें इससे छुटकारा मिल सकता है? हाँ, बड़े सारे उपाय हैं। मैं तो एक साइंटिफिक रूप से बताऊंगा, लेकिन आप देखेंगे देश में बड़े बड़े ऐसे भी लोग कहते हैं कि चश्मा उतर जाएगा ड्रॉप डाल के भी, लेकिन मैं इसको कुछ साइंटिफिक तरीके से आपको बताना चाहूँगा। जो लेज़र ऑपरेशंस होते हैं वो नॉर्मली जब एक बच्चे का या एक आदमी का जब नंबर स्टेबल हो जाता है, जब नंबर चेंज नहीं होता है, उसके बाद ऑपरेशन कराना चाहिए। और जो एज ग्रुप होता है लड़कियों में 18 साल से ज़्यादा, और यदि लड़के हैं तो 20 साल के ऊपर ये ऑपरेशन करा सकते हैं यदि नंबर उनका स्टेबल हो जाए तो। लेज़र का ऑपरेशन हो सकता है, आँख के अंदर लेंस लगा सकते हैं, और कभी कभी जो है बहुत से लोग जो है चश्मा की जगह कॉन्टैक्ट लेंस भी लगा लेते हैं। जहाँ पर आपका एज 10-12 साल का हो तो कॉन्टैक्ट लेंस लगा लीजिए, जब आप 18-20 साल के हो जाए तो लेज़र ऑपरेशन करा सकते हैं। इसके अलावा भी अभी रिसेंटली बड़े सारे ऐसे रिसर्च हो रहे हैं कि ऐसी दवाएं डाली जाए जिससे कि मायोपिया कम हो जाए। तो ये जो है, आप बच्चा जब 4-5 साल का स्कूल जाने के एज में होता है तो दवाई डालते हैं। नॉर्मली कुछ स्टडी, अभी सिंगापुर से एक स्टडी छपी है जिसमें दवाई डालने से जो है, एट्रोपिन ड्रॉप कहते हैं उसको, डालने से जो है मायोपिया कम हो सकता है, या उसका जो फ्यूचर में जो उसके चेंजेस होने या बढ़ोतरी होनी मायोपिया में कम हो जाते हैं। तो ये रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा जो ऑपरेशन, लेजर ऑपरेशन है, नॉर्मली 18 साल के नीचे करते नहीं है। कुछ ऐसे रीजन हो सकते हैं जब एक आंख का नंबर बहुत ज़्यादा हो, एक आंख का नंबर नॉर्मल हो, ऐसे सिचुएशन में कभी कभी हम जो है लेजर का ऑपरेशन भी बच्चों में कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ज्यादा देर तक पढ़ने या गाड़ी चलाते टाइम पढ़ने से आंखें कमजोर होती हैं? डेफिनेटली, जो जैसे मैंने कहा था कि जिन लोगों को जो है मायोपिया है, उन लोगों को जो चश्मा लगा होता है, उनकी जो आई की कोऑर्डिनेशन में कभी कभी दिक्कत आ सकती है। जब भी आप पास कर देखते हो, दोनों आंखों को जो है पास के लिए कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो लंबे समय तक कोई चीज़ जब काम करोगे या कंप्यूटर देखोगे या पेपर भी पढ़ोगे तो नियर की जो कोऑर्डिनेशन होती है वो कभी कभी कमज़ोर हो जाती है, तो उसको हम कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी बोलते हैं। इसके लिए अलग से एक्सरसाइजेज, मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ सकती है। जब आप गाड़ी में चलते हैं या ट्रेन में चलते हैं तो उसका अपना वाइब्रेशन और मूवमेंट होता है। उसके बाद जो आप चीज़ें देख रहे हैं उसमें भी मूवमेंट होता है, तो आंखों को फिक्स करने में दिक्कत आ सकती है। यदि आपकी आंख शुरू से कमज़ोर हो तो वहाँ पर जो है आंखों को स्ट्रेन ज़्यादा करना पड़ता है जो मूविंग चीज़ को देखने के लिए। तो ऐसे जगह पर जिनको चश्मा लगा हो या जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस में काम कर रहे हो लंबे समय तक, ऐसी चलती हुई गाड़ियों में जो है यदि स्क्रीन में काम कम करें तो अच्छा रहता है। क्या किसी तरह का नशा करने से भी आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है?
हाँ, देखो नशे का तो पूरे शरीर में असर पड़ता है। नशा कभी भी जो है हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। सिमिलरली आंखों में भी असर पड़ सकता है। यदि सिंपल जो आप अल्कोहल कहते हैं, अल्कोहल पीने से जब ब्लाइंडनेस हो सकती है, स्पेशली गलत अल्कोहल चला जाए तो पीछे जो नस होती है आँख की वो ख़राब हो सकती है और अचानक आदमी ब्लाइंड हो सकता है। और दूसरी तरह के जो आजकल नशा यंग जनरेशन करती है उसमें जो है आँखों में ड्राइनेस बहुत जल्दी हो जाता है और आँखों की जो कमज़ोरी होती है, मसल की कोऑर्डिनेशन बहुत कमज़ोर हो जाती है और नंबर चढ़ जाता है और जो है वीकनेस के कारण जो है आँख में दर्द और दिखाई कम देना और जो आँखों के आगे एक टीयर फिल्म होता है जिससे आँखों की नज़र साफ हो जाती है, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। और इन लोगों को जो है बड़े सारे जो है चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं देती है। लाइट के चारों तरफ गोस इमेजेस या हेलोज दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब जो है टीयर फिल्म की एबनॉर्मलिटी और जो आँख का ऑप्टिक नर्व या नस जो दिमाग से कनेक्टेड है उसमें कमजोरी के कारण हो जाता है। तो नशा तो कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। आँख के लिए तो ज़रूरत से ज़्यादा जो है इसमें असर पड़ता है। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या खान पान का असर भी आंखों की रोशनी पर पड़ता है, और अगर पड़ता है तो फिर इसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? खान पान से कैसे आंखों की रोशनी को सुधारा जा सकता है? आप हमें कुछ इसके बारे में बताइए। खाना पीना तो वह पूरे शरीर के लिए अच्छा रहता है। बैलेंस डाइट लेना बहुत ही ज़रूरी है। आप ये देखेंगे कि जैसे अब हम लोग घर गांव में हर जगह हम कहते रहते हैं कि जो ऐसा फूड होना चाहिए जो शरीर को सारे विटामिन्स दे। तो हरी सब्जियां, फ्रूट्स खाना शरीर के लिए लाभदायक होता है, आंखों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। जैसे आपने सुना होगा, आप जो है गाजर खाइए या फिर पिगमेंटेड फ्रूट्स खाइए तो आंखों की नज़र साफ़ हो जाती है। सिमिलरली जो है एक बैलेंस डाइट खाएंगे तो कमज़ोरी कम हो जाती है, तो आंखों के लिए भी फ़ायदा ही रहता है। और एक्स्ट्रा कुछ ऐसा खाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बैलेंस डाइट खा रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा विटामिन ऐसे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम ओल्डर एज ग्रुप में बहुत से ऐसी बीमारी होती है जिसको हम डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स कहते हैं, जिसमें जो रेटिना होती है पीछे उसमें जो है डीजेनरेशन हो जाता है। ऐसे में हम मल्टीविटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जिंक से कॉम्बिनेशन वाले जो है मल्टीविटामिन उन ओल्डर पीपल को देते हैं जो 60 साल के ऊपर हो जाते हैं, उनको डीजनरेशन की बीमारी हो। तो कुछ ऐसे ड्राइनेस होते हैं जो मल्टीविटामिन से ठीक हो जाते हैं। तो ये एक एरिया है जहाँ देते हैं। लेकिन खाना पीना एक नॉर्मल बैलेंस डाइट होना बहुत ही ज़रूरी है शरीर के लिए। वो आँखों के लिए भी जो है बहुत ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, छोटे बच्चों के लिए, उनके लिए तो हरी सब्जियाँ बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ग्रोइंग एज होता है, वहाँ पर देना ज़रूरी है। साथ में जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें भी वैक्सीनेशन जो हम कहते हैं, इम्यूनाइजेशन, वो कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे विटामिन ए की कमी हो जाए तो आँख में नुकसान हो जाता है, मीजल्स हो जाए तो आँख खराब हो सकती है। तो इसलिए वैक्सीनेशन कंप्लीट होना आँखों के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है। और सर, क्या एक्सरसाइज करने से आँखें ठीक हो सकती हैं? अगर ठीक हो सकती हैं तो क्या क्या एक्सरसाइज हमें करने चाहिए? आपने बहुत सही कहा। जैसे पहले में थोड़ा ब्रीफली मैंने बताया था, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है क्योंकि आँखों के मसल जो है, दो आँखें भगवान ने इसलिए दी है कि दोनों आँखों को कोऑर्डिनेट करके अच्छी तरह से दिखाई दे। दो आँखों का फ़ायदा ये होता है कि आपको जो है एक स्टीरियोस्कोपिक विजन मिलता है, जो एक ह्यूमन स्पीसीज़ को एक बहुत ही एक मेजर एडवांटेज है। तो इसके लिए बड़े सारे आँख में मसल्स होते हैं जो आँखों को कोऑर्डिनेट कराते हैं। तो इन मसल को जो है हमेशा एक सही स्थिति में लाने के लिए कभी कभी एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। तो मेजर जो कॉमन एक्सरसाइज जो हम लोगों को बताते हैं, घर में बैठे या ऑफिस में बैठे कर सकते हैं, उसके लिए पहले आप दूर देखिए। जैसे दूर कोई पेड़ को देखिए और उसको 10 सेकंड तक देखते रहिए, फिर एक पास का ऑब्जेक्ट उसके बाद देखिए और दोनों को क्लियर देखने की कोशिश कीजिए। तो दूर का नियर का एक्सरसाइज हम कराते हैं लोगों को। तो जिन लोगों को वीकनेस है उनको कभी कभी हम मशीन में भी एक्सरसाइज कराते हैं, जैसे कि मसल की कोऑर्डिनेशन जल्दी हो जाए, फिर घर में बैठ के जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट एक्सरसाइज हम पेंसिल एक्सरसाइज बोलते हैं, जो पेंसिल को करीब 33 सेंटीमीटर रख करके उस पेंसिल को डबल हो जाता है दूर से देखने, फिर धीरे धीरे पास ला करके डबल हो जाता है, उसको सिंगल करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जो मसल की कोऑर्डिनेशन बढ़ती है। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आप ऑफिस में बैठे या घर में बैठे कर सकते हैं। इससे जो है हमेशा आपके आंखों को स्ट्रेन से मुक्ति दिलाता है और हेडेक भी कम रहता है बच्चों को। जनरली यदि कोई आदमी, आजकल देख रहे हैं वायरल फीवर बहुत होता है पूरे देश में जो है,
ऐसे स्थिति में पूरी शरीर वीक हो जाती है, आंखें भी वीक हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे घर में एक्सरसाइजेज बहुत बहुत काम आते हैं बच्चों को। डॉक्टर साहब, आप अपने पेशेंट को आंखें ठीक करने के लिए हर रोज किताब पढ़ने की सलाह देते हैं, तो इससे आंखें कैसे स्वस्थ हो सकती हैं? बुक पढ़ने में 2-3 चीज़ें का प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है। एक तो प्रॉपर पोजीशन में किताबें पढ़नी चाहिए। इसका मतलब यदि आप बैठे हैं तो बहुत अच्छा, बैठ के पढ़ने में जो है हमेशा अच्छा रहता है। साथ में टेबल हो तो एक डिस्टेंस आपका फिक्स हो जाता है, एक बुक का जो पेज होता है उसका रिफ्लेक्शन कम हो जाता है। यदि आप लाइट के अंदर पढ़ रहे हैं तो लाइट हमेशा सर के पीछे से आना चाहिए, जिससे कि आपको बुक का रिफ्लेक्शन नहीं आए। और बुक के प्रिंट्स ऐसे होने चाहिए जो आपको स्ट्रेन नहीं कर रहे हैं। और नेचुरल लाइट और भी अच्छा है। नेचुरल लाइट नहीं है तो जैसे मैं बताया, लाइट सर के साइड से आनी चाहिए और बुक का एंगल ऐसा होना चाहिए कि जो आंख में रिफ्लेक्शन नहीं दो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा मैंने कहा कि आपके जो गर्दन है उसमें जोर नहीं पड़ना चाहिए, स्पेशली जब लंबे समय तक पढ़ने के लिए। तो उसके लिए एक प्रॉपर डिस्टेंस में पढ़ेंगे तो आपको जो है अच्छा रहेगा। नॉर्मली अराउंड 30 डिग्री एंगल हो तो बहुत अच्छा रहता है। यदि आप ऐसे झुक के पढ़ेंगे तो आपका हमेशा गर्दन में प्रेशर पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा था कि एक जो है गर्दन स्टीप एक्सिस में आ जाए तो करीब करीब 15 किलो का वजन गर्दन में पड़ता है बिना कुछ बोझ लगाए हुए। और तीसरा जो है कि कभी लेट के नहीं पढ़ना चाहिए। लेटने में क्या होता है कि जो आंखों के सर्कुलेशन, हेड का सर्कुलेशन चेंज हो जाता है तो हमेशा आपको स्ट्रेन पड़ता है। तो लेट के नहीं पढ़ना चाहिए, हमेशा एक चेयर और टेबल में पढ़ना चाहिए। और नेचुरल लाइट हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो लाइट जो है सामने से नहीं पीछे से आना चाहिए। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि पढ़ने टाइम उनकी आंखों से पानी गिरता है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण तो जो मैंने कहा था कि जो आंखों के जो लेंस होता है या जो काली पुतली होती है उसके ऊपर एक टीयर फिल्म बनती है। तो टीयर फिल्म जो है, आप यदि ब्लिंक नहीं करेंगे तो हर 10 सेकंड में टीयर फिल्म सूख जाता है। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं या कंप्यूटर में देख रहे होते हैं तो आप ब्लिंक कम करते हैं, तो इसमें क्या होता है, टीयर फिल्म सूख जाता है। टीयर फिल्म सूख जाता है, रिफ्लेक्स टीयरिंग होना शुरू हो जाता है। तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी लंबा काम करते हैं, जब पढ़ाई कर रहे हैं 1 घंटे 2 घंटे या कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, तो बीच बीच में ब्लिंक करना चाहिए आपको। उससे टीयर फिल्म जो है आपका बनता रहेगा और आपको इरिटेशन कम हो जाएगा। तो नॉर्मली ये रिफ्लेक्स टीयरिंग होती है जो लोग लंबे समय तक काम करते हैं, और एक विशेष साइकिल बन जाती है। जब आपकी टीयर फिल्म टूट जाती है फटाफट तो आंख में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसका रिएक्शन होता है, रिएक्शन साफ करने के लिए टीयरिंग होती चली जाती है। और जब टीयरिंग होती है तो आदमी का एक रिएक्शन होता है कि आंख साफ कर लें। जब आंख साफ करते हैं या रुमाल से करेगा या टिश्यू पेपर से करेगा, उससे भी स्किन में या आंख में रगड़न पड़ जाती है, उससे भी दोबारा टीयरिंग शुरू हो जाती है। तो प्रिकॉशन ये रखना चाहिए कि जब भी आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में ब्लिंक करते रहिए। और हो सके तो कोई भी आर्टिफिशियल टीयर, जो नेचुरल टीयर की जो रिप्लेसमेंट होती है, उसको आंख में डाल सकते हैं। उससे टीयर फिल्म साफ हो जाती है और आंख का इरिटेशन जो हो रही है उसको भी कम कर देता है। उसके बाद यदि आपको उसके बाद भी दिक्कत आ रही है तो साफ पानी से आंख को 2-3 बार धो लें और आंखों को रगड़े नहीं। ये हमेशा ये होता है कि आंखों में खुजली, इरिटेशन हो तो सबसे पहला हमारा रिएक्शन होता है कि आंखों को जो है मसाज कर लें। तो मसाज करने से और भी ज़्यादा जो है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो टूट जाते हैं। सेल से जो है ऐसे रिएक्टिव एजेंट्स निकलते हैं जिससे इन्फ्लेमेशन और बढ़ जाता है। तो जब आंखों में इरिटेशन या चुभन हो रही है तो कभी आंखों को मसले नहीं, उसकी जगह पर कोई भी ड्रॉप डाल लीजिए। जैसे आपके घर में आर्टिफिशियल टीयर कॉमनली मिल जाती है, आप ऑफ द काउंटर भी मिल जाती है, उसको डालेंगे तो आंखों से सफाई हो जाएगी, आपको आराम मिल जाएगा। आंखों में कोई चीज़ गिर जाती है, कभी आप चल रहे हैं आंखों में कुछ गिर गई, तो सबसे पहला रिएक्शन होता है कि उसको मसाज के लिए निकालने का। उससे जो है कभी कभी ज़्यादा नुकसान होता है। यदि आंख में कुछ गिर जाता है तो आंख को साफ पानी से धो लीजिए पहले। ये उसके बाद भी सफाई नहीं होती तो इमीडिएटली पास के किसी आंखों के डॉक्टर के पास चले जाएं, जो देख कर बताएंगे कि कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, और प्रॉपर ड्रॉप डालेंगे तो फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी माना जाता है कि डायबिटीज से आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है, और ऐसी कौन कौन सी बीमारियां जो हमारी आंखों को प्रभावित करती हैं? ये जरूर बहुत अच्छा आपका एक सवाल है। जैसे मैं एज ग्रुप के हिसाब से आपको बताना चाहूँगा, यदि आदमी 40 साल के आसपास हो जाता है
तब बड़े सारे शरीर की बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। 40-45 साल के आसपास में आदमी को पास का चश्मा लगाना ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि जो आँखों का जो एक अकोमोडेशन पावर होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए पास की नज़रें कम हो जाती है, तो एक पास का चश्मा लगाना शुरू हो जाता है। ये ऐसा एज है जब आपको और सारी बीमारियां आँख की हो सकती है, जैसे काला मोतिया की बीमारी हम कहते हैं, बहुत ही एक खतरनाक बीमारी है जिसका इलाज बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत से लोग ब्लाइंड भी हो जाते हैं। तो अराउंड 40-45 साल की उम्र में काला मोतिया का चेकअप कराना ज़रूरी होता है हर आदमी को। उसमें आँखों का प्रेशर चेक करते हैं और पीछे का नस चेक करते हैं, और जिनको फैमिली हिस्ट्री है काला मोतिया को, उनको बहुत ज़रूरी है कि चेकअप जरूर साल में एक बार करा लीजिएगा। डायबिटीज़ आप देखेंगे कि पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज़ की संख्या बढ़ती जा रही है हर सालों में, और इंडिया का तो ये हाल है, लोग कहते हैं इंडिया अब डायबिटिक कैपिटल होने वाला है, कि हर जो है 7वां आदमी को डायबिटीज़ होने की चांसेस हैं। यदि डायबिटीज़ 10 साल से ज़्यादा हो जाए तो आंखों में असर हो जाता है और आंख में अंधता होने के बड़े हाई चांसेस हो जाते हैं। तो इसके लिए भी हर साल में एक बार जो है रेटिना चेकअप जरूर कराना चाहिए एक प्रॉपर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से जिनको डायबिटीज़ है। तीसरा, जैसे मैंने बताया था कि जो ओल्ड एज में जो है डीजनरेशन हो जाता है, जैसे आप देखेंगे जैसे आदमी बूढ़ा होता चला जाता है तो शरीर के बड़े सारे अंग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। वैसे ही आँख में भी जो है मोतियाबिंद का होना 50 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। वैसे रेटिना में डीजनरेशन होना, जिसे हम मैकुलर डीजनरेशन बोलते हैं, वो हो जाता है। तो जो इम्पॉर्टेंट कारण है मोतियाबिंद, काला मोतिया और डायबिटिक रेटिनोपैथी या फिर मैकुलर डीजनरेशन, ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉज है जिसमें जो है धीरे जो है आदमी की ब्लाइंडनेस होने की चांसेस रहती है। अब यंगर एज में देखोगे तो उसमें जो है हमेशा जो है चश्मे की बीमारी कहता हूँ मैं, क्योंकि बहुत से लोग चश्मा लगाते नहीं है सही टाइम में, तो उनकी नज़र कम हो जाती है। तो आप देखोगे बच्चा जो स्कूल गोइंग एज ग्रुप से लेकर के एडल्टहुड तक जो है उसको चश्मे की जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। इस सही टाइम में चश्मा लगा दिया जाए तो उसकी नज़र जो है सही सलामत रह सकती है। 18 या 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में नॉर्मली जो है लोग हेल्दी रहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस इंजरी के रहते हैं, चोट लगने की रहती है। तो उससे आदमी को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक्टिव लाइफ होती है, लोग काम करने जाते हैं। आप देखेंगे भारत देश एक किसानों का देश है, जो फार्मिंग में बहुत सारे चोट लग जाती है, आदमी बीमार, आँखों में चोट लग सकती है। वैसे ट्रैवलिंग में आँखों में चोट लग सकती है, ऑफिस में या स्कूल में आँखों में चोट लग सकती है। फेस्टिवल्स हैं इंडिया में, बड़े सारे फेस्टिवल्स हैं, दशहरा है, दीपावली है, जिसमें क्रैकर इंजरी पटाखे से या फिर बो एंड एरो, वो इंजरी इंडिया में बहुत कॉमन है। और एक इंडिया में या साउथ ईस्ट एशिया में बड़ा कॉमन एक खान पान का एक प्रथा है जिसे हम पान खाना कहते हैं। उसमें जो है लोग चूना लगाते हैं। ये चूना आजकल कमर्शियली मिलता है, जो पैकेट्स में मिलता है, और पैकेट्स को छोटा सा काट के फिर जोर से निचोड़ना पड़ता है। तो कभी कभी चूना जो है आँख में चला जाता है, और हमने जो है बड़े सारे सीरीज़ और पेशेंट हमने देखे हैं जो चूना पैकेट इंजरी से आँख खराब हो जाती है। तो बड़े सारे ऐसे प्रथा हैं, ऐसे रिवाज हैं जिससे भी आँखों को नुकसान हो सकता है। ये थोड़ा सा प्रिकॉशन लेंगे तो कम हो सकता है। डॉक्टर साहब, आंखें स्वस्थ नहीं है, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है शुरुआत में ही, और इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? ये जो है शरीर की कोई भी बीमारी जो है आदमी के बच्चे के जन्म से शुरू हो जाता है। यदि आपका बच्चा जो है प्री टर्म पैदा हो गया, जैसे आप देखेंगे नॉर्मली 38 हफ्ते के बाद बच्चा पैदा होता है, उसके पहले पैदा हो गया, यदि 32 हफ्ते से पहले पैदा हो गया, तो उसमें भी आंखों की बीमारी हो सकती है। स्पेशली जिन बच्चों को ऑक्सीजन देना पड़े या जिनको आईसीयू में रखना पड़े, तो उसमें आंखों की बीमारी होती है जिसे हम आरओपी कहते हैं, या रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी होती है। इसको सही टाइम में इसका इलाज नहीं किया जाए तो दोनों आँख से बच्चा जो है ब्लाइंड पैदा हो जाता है या ब्लाइंड हो जाता है। तो ये तभी से शुरू हो जाता है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसी समय एक आंखों का चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें पीडियाट्रिशियन का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, और दूसरा जो है एक लोकल आई सर्जन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो देखेंगे बच्चे की आंख ठीक है कि नहीं। क्योंकि एक तो प्री टर्म बेबी की बीमारी है, सही पैदा होने के बावजूद भी आंखों में जो है जन्म का मोतिया हो सकता है, जन्म का काला मोतिया हो सकता है, डिलीवरी के टाइम में आंखों को चोट लग सकती है या इन्फेक्शन हो सकता है, तो वहीं पर बचाव की जा सकती है।
और जैसे मैंने आगे बताया था कि बच्चा जब इम्यूनाइजेशन फेज में होता है, वैक्सीनेशन फेज में, वो कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। स्कूल टीचर का स्कूल में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है बच्चों के आँखों में कमज़ोरी को पकड़ने के लिए। आजकल बड़े सारे स्कूल्स में जो है स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हर ग्रेड के स्कूल के बच्चों का जो है आई टेस्ट होता है। तो उसमें देखा गया कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। बहुत से बच्चे जो है उनको एक आंख से दिखाई देता है, दूसरी आंख से कमज़ोर होता है, तो उनके फेस टर्न होता है एक साइड को, और बहुत से लोगों को स्क्विंट होता है, जैसे आपने देखा होगा बैंगापन जिसे बोलता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि बच्चे की आंख कमज़ोर है। तो बच्चे को बहुत सही से देखा जाए, जिसमें माँ बाप का बड़ा रोल है और स्कूल टीचर का बहुत रोल है, जहाँ पिकअप कर सकें कि बच्चे की आंख कमज़ोर है, सही टाइम में इलाज कर दें तो बच्चे की नज़र बढ़ा सकते हैं। यदि बच्चा 10 साल का हो जाए, उसके बाद पता चले कि एक आंख में नज़र कमज़ोर है, तब उसके आंख को दोबारा ठीक करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो उसके बाद आप देखेंगे जब आप स्कूल में जा रहे हैं तो ये टीचर का रोल है। जब आप कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल टेस्ट होता है नॉर्मली। जैसे आप देखेंगे मेडिकल में एंट्री हो जाए या इंजीनियरिंग में एंट्री हो जाए या किसी और ग्रुप में एंट्री हो जाए, तो वहाँ पर एक मेडिकल चेकअप होता है। उसमें भी पता चल सकता है बच्चे की आँख में क्या बीमारी है। और जैसे मैंने कहा 40 साल की उम्र में पास का नज़र टेस्ट करना ज़रूरी है, काला मोतिया का टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप 50-60 साल के हो गए हैं, यदि आपको दूर की दृष्टि कम होते जा रही है और पास की दृष्टि बढ़ रही है, तो मोतियाबिंद हो सकता है, उसका भी आजकल इलाज हो जाता है। थैंकफुली आजकल जो मोतियाबिंद का जो इलाज होता है उसमें इतने हाई टेक्नोलॉजी आ गई है, बड़े अच्छे अच्छे लेंसेज आ गए हैं, सर्जरी की जो सुविधा है बहुत बढ़ गई है पूरे देश में। आज के डेट में इंडिया जो है सबसे ज़्यादा कैटरेक्ट सर्जरी करता है पूरे वर्ल्ड में, और उसकी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो गई है। बहुत से हमारे मरीज हैं जो हमें कहते हैं कि उनकी नज़र जो है 20 साल की उम्र जैसी थी उससे भी अच्छी हो गई है। तो बड़े सारे सुविधाएं बढ़ गई हैं जिससे आदमी की रोशनी दोबारा हम दे सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी कोई खास अभी तक साइंस ने जो है उन्नति नहीं की है, जिसमें एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जो जन्म की बीमारी होती है, पीछे पर्दा खराब हो जाता है। अभी तक उसका कोई इलाज नहीं है। कुछ ऐसी बीमारी होती है जो आदमी जन्म से लेके पैदा होता है, जेनेटिकली डिसऑर्डर होती है, उनके भी कोई खास हमारे पास इलाज नहीं है। बहुत से ऐसे नई टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा स्टेम सेल थेरेपीज करते हैं, तो आँखों में भी स्टेम सेल थेरेपी का इलाज हम शुरू करते हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जहाँ इसका फ़ायदा हुआ है, बहुत सी ऐसी बीमारियां जिसमें हम फ्यूचर के लिए रिसर्च कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 15-20 सालों में और भी नए नए पद्धतियां आएंगी जिससे कि आंखों की बीमारियां ठीक कर सकें। डॉक्टर साहब, आप हमें अब ये बताइए कि लोगों को कितने उम्र से और कितने समय के अंतराल पर आंखों का चेकअप कराना चाहिए? यदि जैसे मैंने कहा, यदि आप 40 साल के ऊपर हैं तो साल में एक बार आंखों का चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप चश्मा लगाते हैं फिर भी साल में एक बार जरूर चेकअप करा लेना चाहिए। बच्चों के हिसाब से जिन बच्चों को चश्मा चढ़ जाता है बहुत अर्ली एज में, 5 साल के पहले उनको हर 6 महीने में एक बार चेकअप कराना चाहिए, बिकॉज नंबर बहुत जल्दी बच्चों में चेंज हो जाता है। और यदि बच्चों को बैंगापन है या स्क्विंट है, उनको भी 6 महीने में एक बार चेक कराना चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको तो ज़रूर साल में एक बार चेकअप कराना बहुत ही ज़रूरी है, वो भी दवाई डाल के पुतली फैला के पूरा रेटिना चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को काला मोतिया है उन लोगों को जो है जैसे इंस्ट्रक्शन होता है डॉक्टर का कि दवाई कब से कब डालना है, सही टाइम में दवाई डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है काला मोतिया की बीमारियों को, और उनका चेकअप भी हर 3 महीने या 6 महीने में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक या फिक्स टाइमिंग होती नहीं है, लेकिन एज ए जागरूक इंसान या आदमी के हिसाब से देखा जाए, कोई बीमारी है तो उसका जो है डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन सही टाइम में लेना चाहिए और साल में एक बार जरूर चेकअप कराना चाहिए। आम दिनचर्या में लोग अपनी आंखों की देखभाल कैसे करें? यदि आप एक एक्टिव वर्किंग आदमी को देखेंगे तो जब आदमी सोता है तो आंखों में धो के सोएं, स्पेशली आप काम करके लौटे हैं या दूर से लौटे हैं, गाड़ी चला के आए हैं, क्योंकि आजकल पोल्यूशन इतना रहता है कि आंखों में इरिटेशन हमेशा रहता है। तो सोने से पहले साफ पानी से आंखों को धो लीजिएगा। चेहरा धोने के साथ साथ आंखों को धोना भी ज़रूरी है। आँख खोल के आँख में छींटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आँख बंद करके नॉर्मली नहाएंगे तो आँखों के चारों तरफ से जो आपके जो धूल जमे हैं साफ़ हो जाएंगे।
भगवान ने आँख ऐसी चीज़ बनाई है जिसमें सेल्फ एक्शन की मैकेनिज्म है। आँखों में टीयर फिल्म है जो टीयरिंग से चीज़ें अंदर से साफ कर देती है। आँखों के पलकें हैं जिसमें पलकों के बालें हैं, वो चीज़ों को अंदर नहीं आने देती है। तो आपको आँख खोल के छींटा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अनलेस कि कोई चीज़ आँख में गिर गई हो। और जब आप सोएंगे प्रॉपर आँख को साफ करके तो आँखें साफ रहती है। सुबह उठने के बाद जो है आँखों में कोई कीचड़ हो या उसकी सफाई कर लेनी चाहिए धो करके। और ये ज़रूर करें कि आँखों में साबुन का पानी या शैम्पू का पानी आँख के अंदर न जाए, नहीं तो उससे भी इरिटेशन हो जाती है, लाली हो जाती है आँखों में। और जिन लोगों को जो है ऑफिस एयर कंडीशन ऑफिस में बैठना होता है उनको बीच बीच में आँखों को पलकों को झपकिए जिससे कि टीयर फिल्म साफ़ हो जाए। और हमेशा एक कोशिश करें कि बंद ऑफिस नहीं हो। यदि बंद ऑफिस है तो हर 1 या 2 घंटे थोड़ा सा 5 मिनट बाहर घूम लें। यदि आपका ऑफिस खुला हो, बाहर दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा आधे घंटे 1 घंटे बाद दूर कोई सीनरी या कोई पेड़ देखने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपकी नज़रें साफ रहेंगी। तो मैं ये कहूँगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आँख को कोई स्पेशल केयर दिया जाए, लेकिन जब भी आपको लगे कि आँखों में कुछ दुविधा हो रही है तो आँखों को जो है धो करके साफ़ रखिए। हमेशा अपने ऑफिस में या गाड़ी में एक आर्टिफिशियल टीयर जरूर रखिए जो आँखों को साफ़ करने में आपको हेल्प करेगा। और क्या सर ये आंखों के नीचे ये डार्क सर्कल्स बनने से भी आंखों की रोशनी का कुछ संबंध है? आंखों की रोशनी से उसका खास संबंध नहीं है। डार्क सर्कल होने के बड़े सारे कारण हो सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा कारण तो जो है स्किन में पिगमेंटेशन या डी पिगमेंटेशन हो जाता है। ये जो है जनरल हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है। बहुत से लोग जो जनरल हेल्थ से कमज़ोर हैं उनको डार्क सर्कल जल्दी बन जाते हैं, और कुछ लोग जो लंबे समय तक काम करते हैं उनको भी डार्क सर्कल जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि आंखों में जब आपको ड्राइनेस होती है तो ऐसे सिचुएशन में जो है डार्क सर्कल बनने के चांसेस रहते हैं। और यदि आप देखेंगे कभी कभी जो है बहुत से लोग ऐसी चीज़ें आंख में लगाते हैं, इसमें लेडीज़ जो है उससे भी जो है लोकल साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसे सुरमा लगाना, काजल लगाना या आई मेकअप करना। सही से आई मेकअप नहीं उतारा तो उसकी भी दुविधा हो सकती है। जो लोग रातों में लंबे समय तक काम करते हैं उनमें थकावट से भी जो है आंखें थक जाती है और चारों तरफ स्किन में पिगमेंटेशन या हो सकता है। तो यदि प्रॉपर केयर करेंगे आंखों की जो है, जैसे मैंने बताया, धो के रखेंगे, सफाई करेंगे, तो ये पिगमेंटेशन कम हो सकती है। स्पेशली जिन लोगों को शरीर में विटामिन की कमी हो उनको विटामिन खाने चाहिए और हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है इसमें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया। और दोस्तों, आप भी इसी तरह अपनी आंखों की देखभाल करते रहिए और अपनी सुंदर सुंदर आंखों से इस रंग भरी प्यारी प्यारी दुनिया को देखते रहिए। और हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, नमस्कार।